कि एज इज अ नंबर, कि सच में ही नंबर वाली बात है। और ना विचार करो आप कितने साल की पॉपुलर राइटर बनूंगा, ये तो बिल्कुल ही डिस्टेंट ड्रीम था। आम आदमी सिर्फ एग्जिस्ट करता है, सांस चल रही है, काफ़ी है। एग्जिस्टेंस से अलग लिविंग जो आप बात कह रहे हैं कि आप एग्जिस्ट कर रहे हैं या आप जी रहे हैं, तो आपके हिसाब से किसी व्यक्ति को कैसे डिफाइन करना चाहिए अपने जीवन को? वक्त जाया करना मेरे को गुनाह नहीं, पाप लगने लग गया। तो उसके बाद ये समझ में आया कि जो टाइम आप जाया करो, ज़िंदगी उसी से बनती है। 3 थिंग्स कैन नॉट बी टॉट: सिंगिंग, वॉइस, पोइट्री एंड जनरसिटी। लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि वो जॉब भी करें और वो राइटर बनना चाहते हैं, तो फिर राइटिंग को भी मैनेज करें। अच्छा पाठक ही अच्छा लेखक बनता है। जिसने बढ़िया पढ़ा नहीं वो नहीं है, बुनियाद नहीं जानते कहाँ से आया। पल्प लिटरेचर, अमेरिका में भी उसको पल्प क्यों कहते थे, वो इसको ये समझते नहीं है। एक ज़माने में जब मोबाइल में रील्स और अनलिमिटेड कॉल्स तो क्या, मोबाइल ही नहीं हुआ करते थे और हम रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर ट्रेन का इंतज़ार करते थे, तब वहाँ बहुत सारे बुक स्टॉल्स होते थे जहाँ बहुत सी किताबों के बीच हमें कुछ ऐसे टाइटल्स भी मिलते थे: 65 लाख की डकैती, 1 करोड़ का जूता, कुलाबा कॉन्स्पिरेसी, पुराने गुनाह, नए गुनाहगार, 57 साल पुराना आदमी। ये जो सारा कंटेंट है, जो किताबें हैं, इन्हें कहते हैं पल्प फिक्शन, जिन्हें पढ़ने वालों की एक लंबी संख्या हुआ करती थी। अगर आप जेनजी हैं या मिलेनियल हैं, हो सकता है आपने ये किताबें ना भी पढ़ी हों, लेकिन आपके पिताजी ने और उनके पिताजी ने ये किताबें ज़रूर पढ़ी होंगी। जिसने भी पल्प फिक्शन को पढ़ा है वो जाहिर तौर पर सुरेंद्र मोहन पाठक के नाम से ज़रूर परिचित होंगे। सुरेंद्र मोहन पाठक, जिन्होंने इस साल अपने जीवन के 86 बसंत पूरे किए हैं। वैसे तो उन्होंने अपने जीवन को अपनी आत्मकथा में लिखा है। उनके लिखे हुए से आपको उनके कृतित्व का पता चलेगा और उनकी आत्मकथा से उनके व्यक्तित्व का। लेकिन इसके अलावा उनके जीवन के और कौन से पहलू हैं जिस पर उनसे बातचीत की जा सकती है? कैसे आज भी उनकी रचनात्मक ऊर्जा किसी 30 साल के नौजवान की तरह है, इसी खास पॉडकास्ट में जानेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला काव्य और मैं हूं दीपाली अग्रवाल। और खुशकिस्मती है कि आज इस समय मैं बैठी हुई हूं पल्प फिक्शन के मशहूर लेखक, स्टार लेखक सुरेंद्र मोहन पाठक सर के यहाँ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और फाइनली टलते हुए इतने महीनों बाद हम आपसे बातचीत कर पा रहे हैं। लेकिन अच्छी बात भी है क्योंकि इसी बीच आपके लिखे हुए पर सीरीज भी आ गई है। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। नया काम हुआ है, बड़ी देर से हुआ है, लेकिन इंतज़ार था कभी हो, इंतज़ार पूरा हुआ है। सर, आपने 86 साल पूरे किए हैं इसी साल। आपको ऐसी कौन सी इच्छा है आपके मन में जो अभी रह गई है और पूरी करनी है? मेरे पास ऐसी बातों की तरफ तवज्जो देने का टाइम नहीं है। नहीं, मैं सही आपको बता रहा हूँ। मेरा कुछ लाइफस्टाइल कुछ मामलों में बहुत जुदा है। बड़ा वन ट्रैक माइंड है, उसी को फोकस रखता हूँ। दाएं बाएं क्या हो रहा है मेरे को कोई परवाह नहीं है। कैसा लगता है, आइंदा क्या बीतेगा, ये सब कुछ बातें दिस इज बियॉन्ड मी। हर वक्त तैयार हैं, जब ऊपर से हुक्म होगा चल देंगे। बाकी तैयारी थोड़ी करनी पड़ती है। बुलावा जब आता है तो वो पहले कोई नोटिस तो मिलता नहीं है। तो 86 वो कहते हैं, मैं मेरा तो फेवरेट है कि एज इज़ अ नंबर, कि सच में ही नंबर वाली बात है। और ना विचार करो आप कितने साल की हैं, आप ना विचार करो, ना विचार। सर, ये आपका यहाँ कोट भी लिखा हुआ है ना, आप चाहते हैं कि जो लोगों ने समय वेस्ट किया है वो आपको मिले। मेरे को मतलब ये एक मिसाल के तौर पर कहा है, इस बात को हाईलाइट करने के लिए कि लोगों के पास बर्बाद करने के लिए बहुत वक्त है और उनको पता नहीं लग रहा कि वो कितना ज़िंदगी का एक वाटर टाइम अनक्रिएटिव बातों में जाया करते चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आजकल देखो, हम कोई रिच कंट्री के बाशिंदे तो हैं नहीं। मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, सबकी अपनी प्रॉब्लम है। उसमें कोई फाइन इंट्रिंसिक सोच का किसी के पास टाइम नहीं है।
एक ही बाग, एक ही काम है, दाल रोटी कमाओ कमाओ, फैमिली के लिए प्रोवाइडर बने, रात के सो जाए, सवेरे बस्ता उठाओ फिर चल दो। तो कोई डाइवर्सिफिकेशन दाएं बाएं किसी की ऐसी लाइफ है नहीं हमारे यहाँ। बहुत लिमिटेड लोग हैं जिनको इस ट्रैक पर कुछ करने या विचार करने की सुविधा होती है। तो मैं खुशकिस्मत हूँ कि उनमें से मैं भी एक हूँ। देखो हमारी, आई बिलोंग टू ए वेरी पुअर फैमिली, मेरी बैकग्राउंड बहुत कमज़ोर है। मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि राइटर बनूंगा और पॉपुलर राइटर बनूंगा, ये तो बिल्कुल ही डिस्टेंट ड्रीम था। तो ऐसा सोच विचार का लोगों के पास वो नहीं है, सिलसिला नहीं है, उनकी वो कल्टीवेशन उस टाइप की नहीं है। बस एक ही काम है, पहले पढ़ाई करो, पढ़ाई खत्म हो तो नौकरी ढूंढो, नौकरी लग जाए तो रिटायरमेंट का इंतज़ार करो, उसके बाद फिर दिस इज़ नॉट लिविंग, दिस इज़ एग्जिस्टेंस। देखो ना, आप एग्जिस्ट करते हैं या आप रहते हैं, दोनों बातों में फ़र्क होता है। आम आदमी सिर्फ एग्जिस्ट करता है, सांस चल रही है काफ़ी है, छोटे मोटे बखेड़ों से मुक्त है काफ़ी है, दाल रोटी चल रही है काफ़ी है। लिविंग के तो तकाजे बहुत जुदा होते हैं, बहुत जुदा, हर किसी के बस के भी नहीं है, हर किसी की वैसी सलाहियत नहीं, वैसी थॉट ट्रेन नहीं, वैसी कंपेनियनशिप नहीं, लाइक माइंडेड पीपल की जैसे इस किस्म की एक जमात होती है, हर किसी को तो हासिल नहीं है। अब जो बहुत अच्छे पढ़े लिखे हिंदी के विद्वान ज्ञाता होते हैं, वो लिखने भी लग जाए तो उनकी एक जमात अपनी बन जाती है, जिसका मेरी तरफ से नाम है म्यूचुअल एडमायरेशन सोसाइटी। पर वो आपस में आनंदित हैं, सेंस ऑफ अचीवमेंट थोड़ी बहुत है सो है। कोई मेजर किसी की डिटर्मिनेशन से किसी ने कोई काम किया हो, ऐसा तो बिरला होता है, कोई नहीं होता। मैं भी नहीं था, मैं भी भाई हिट एंड ट्रायल हुआ, सीखा, टाइम की कदर करनी सीखी। सबसे बड़ी बात तो ये है ना, वक्त जाया करना मेरे को गुनाह नहीं पाप लगने लग गया। तो उसके बाद ये समझ में आया कि जो टाइम आप जाया करो, ज़िंदगी उसी से बनती है। तो आप टाइम नहीं जाया कर रहे हैं, आप तो ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। तो फिर ये एक आदत बन जाती है टू डिराइव द मैक्सिमम आउट ऑफ द मिनिमम। तो मेरा यही करता हूँ मैं, तो टाइम का वक्त का अर्क निकालने वाला काम है मेरा। तो मेरा बस चले तो मेरे लिए तो सोना खाना पीना कुछ भी इम्पॉर्टेंट ना हो, मैं तो जिस काम में मेरी लगन है वही करूँ। वो तो नहीं सकता है, वो तो नहीं सकता। सर, एग्जिस्टेंस से अलग लिविंग जो आप बात कह रहे हैं कि आप एग्जिस्ट कर रहे हैं या आप जी रहे हैं, तो आपके हिसाब से किसी व्यक्ति को कैसे डिफाइन करना चाहिए अपने जीवन को? वो खुद नहीं करता, अपने आप माहौल ऐसा बन जाता है कि उसकी थॉट ट्रेन उसी तरफ मुड़ती है, जो तो धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि मेरे जो मैं कर रहा हूँ वो मेरा गोल नहीं है। जो आगे मुझे दिखाई दे रहा है, उस जिसको अचीव करने की महत्वाकांक्षा मेरे को दिखाई दे रही है, वो मेरा गोल है। ये अपने आप होने वाला काम नहीं है, ये सहज स्वाभाविक ढंग से कुछ अंतर प्रेरणा आती है, कोई फ्रेरी आती है, कोई कहते हैं यार आई हैव नॉट परफॉर्म वेल इन माई लाइफ, मैंने कोई ऐसा काम तो किया ही ना जिसका कोई जिक्र करे, जिसकी कोई मेरे को शाबाशी मिले। तो इस बात से प्रेरणा पा के बंदा कुछ लिखना ही सबसे बड़ा वो कारोबार थोड़ी है, और बहुत काम है, कंस्ट्रक्टिव काम, रचनात्मक काम और भी तो बड़े हैं ना। लिखना तो इत्तेफाक से मेरे गले पड़ा, सबके साथ तो ऐसा नहीं है, कोई डंडे से तो राइटर बनता नहीं है, जन्मजात प्रतिभा हो तो लेखक बनता है, सिखाने से होने वाला काम नहीं है। 3 things cannot taught, 3 things cannot be taught, सिंगिंग, वॉइस, पोइट्री एंड जनरसिटी। तो पोइट्री में राइटिंग में आप शामिल कर ले तो 3 काम सिखाए नहीं जा सकते। सर, लेकिन अब पोइट्री की वर्कशॉप भी होती है, लोग सिखाते हैं। पोइट्री जरा और भी ज़्यादा टैलेंट वाली बात है। पोइट्री जो है ना, ये तो और भी ज़्यादा टैलेंट वाली बात है। ये तो आपके ब्लड स्ट्रीम में हो, तो वो जो वो होता है गद्य लिखना, तो बंदा फिर भी मानो हिट एंड ट्रायल से सीख जाए, या अपनी वो जो ऑब्जर्वेशन है वो उसको
ज़रा स्ट्रॉन्ग रखे तो समझ में आता है। मैंने किया ना, मैं उस्ताद राइटरों के जी की रचनाएँ पढ़ता था और फिर सोचता था कि ऐसा मैं क्यों नहीं लिख सकता, ये फलानी बात मेरे को कहनी क्यों नहीं सूझी। तो वो फिर एक चैलेंज बन जाता है, भी मैंने भी कुछ करके दिखाना है, कुछ करना है। तो वो फिर वो सेल्फ स्टार्ट सिलसिला जो है वो अगर आप उसका पीछा ना छोड़ें तो वो प्रेत है, वो कौन सा होता है जो कंधे पे सवार रहता है, बेताल। बेताल है वो नहीं छोड़ने का पीछा। तो एक बार जो जिस सांचे में आप ढल गए वो नहीं छूटता फिर भी। कभी आपने सुना है कोई ऐसा बंदा शायर हो, कवि हो, कहता है जी मैंने 35 साल तक कविता की, उसके बाद मैं फिर किराने की दुकान खोल ली या कपड़े की दुकान खोल ली, ऐसे करता है कोई? होता नहीं, कभी भी होता नहीं। ये तो कंसिस्टेंट काम है, कंसिस्टेंट काम है। ये नहीं है कि भाई चला चली का मेला समझो। आप क्रिएट कर। जो जेन्युइन राइटर है वो ना भी छपे लिखता है, लिखना थोड़ी छोड़ देता है। उसकी जीन में है, उसकी जीन में है, जीन में। हर कोई चाहता है कि वो पब्लिश्ड राइटर बने, हर कोई चाहता है, लेकिन नहीं आपकी ख्वाहिश पूरी होती तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो आपका शौक़ है, जो शौक़ है उस पर भी आप कोई निगाह डालने या उस पर किसी तरह की कोई हलचल पैदा करनी बंद कर दो, ये तो नहीं होता है ना। मेरी किताब में 65 साल में 65 अड़ंगे आए हो, कई बार खड़े पैर बेरोजगार होने की नौबत आ जाती थी। भाई हिम्मत तो नहीं छोड़ी ना। ये तो नहीं कि भी क्या फ़ायदा लिखने का, जब छपता नहीं है तो बेकार है, ऐसा कोई नहीं कहता, ऐसा कोई नहीं। जेन्युइन राइटर नहीं कहता। जो वो सीजनल हैं कि बस ये मैंने एक किताब लिखी है 5 साल बगल में दबा के घूम रहे हैं, उनकी मैं नहीं कहता। वो वन बुक वंडर वाले बहुत हैं आजकल बहुत है। एक किताब लिख ले बस जीवन सफल हो गया है। कंसिस्टेंसी वो बनाना ही नहीं चाहते, उसमें टाइम लगता है, कंसंट्रेशन लगती है। ज़िंदगी के बहुत सारी सुख सुविधाएं, सुखों को त्याग करना पड़ता है। खाम खा तो कोई काम नहीं होता ना। आप किसी बात को कंसंट्रेट करोगे, उस पर माइंड एंड बॉडी दोनों को अप्लाई करोगे, सिंसियरली कुछ करने की कोशिश कर, तभी तो होगा ना। अब ये कोई इतना मैं करूँ और इतना मुझे फल मिले, ये तो पॉसिबल है। सर आप राइटिंग के साथ आप जॉब भी कर रहे थे, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि वो जॉब भी करें और वो राइटर बनना चाहते हैं तो फिर राइटिंग को भी मैनेज करें। मैं इस बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। देखो, माय फादर वाज ए स्टेनोग्राफर। उनकी कोई ऐसी कोई बड़ी सोशल या किसी तरह की कोई बड़ी हैसियत नहीं थी। मैं उनका एक ही लड़का था, तो उनकी बड़ी ख्वाहिश ये थी कि वे कुछ तरीके से पढ़ लिख जाए ताकि असली नौकरी लगे। लेकिन नालायक लड़का निकला, तरीके से पढ़ा लिखा नहीं, इसलिए अच्छी क्या ख़राब नौकरी भी नहीं मिल रही। 2 साल धक्के खाने से बाद जो नौकरी मेरे को मिली वो चपड़ासी की जॉब से ख़राब थी, लेकिन छोड़ी किस लिए नहीं है, क्योंकि बाप ने तो घर से निकाल देना था ये कह के कि एक तो कुछ करता नहीं, कुछ करने को मिला है तो उस तेरे नाक के नीचे नहीं आता। तो सरकारी नौकरी थी, तनख्वाह कम थी तो काम भी कम था, ये फ़र्क होता है। देखो ना, सर्टन जॉब्स आर वेरी डिमांडिंग। आपकी अपनी जॉब बहुत डिमांडिंग है। यू कैन नॉट टेक इट ईजी। भाई 4 दिन काम ना किया तो क्या फ़र्क पड़ता है। सरकारी नौकरी में पॉसिबल है ये। तो उसमें मुझे सिक्योरिटी दिखाई देती थी। नावल का तो चला चली का सिलसिला था, इधर उधर से नकल नुकल मार के किसी तरह से 100 पेज काले करके 4 पैसे एक्स्ट्रा इनकम के लिहाज से सोचा। ये तो मैंने कभी सपने नहीं भी सोचता जिसको मैं एक्स्ट्रा इनकम, एडिशनल इनकम मानना हूँ, वो मेरी प्राइम इनकम बन जाएगी। ये तो मैंने सोचा नहीं था कभी। तो इन बिटवीन मतलब यही सताता रहा यार, राइटिंग में कुछ नहीं रखा। मैं कोई टैलेंटेड उस किस्म के टैलेंट वाला कोई साहित्यिक राइटर तो कोई मेरे को मानता नहीं। चला चली वाला, पता नहीं कल को काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इस वजह से नौकरी से चिपके रहे। फिर नौकरी में सुधार होता जाता है, सरकारी अपना तंत्र जाल होता है, टाइम की प्रमोशन का टाइम फिक्स होता है। नॉन ऑफिसर से ऑफिसर बन गया मैं।
तो जब मेरी लिखने में बहुत उम्दा हैसियत बनी, सवाल ये है कि मैंने तब नौकरी क्यों नहीं छोड़ी। तब नौकरी मैंने इसलिए नहीं छोड़ी कि मैं नौकरी में इतना सताया गया था अपने सीनियर्स से, मैं कि अभी टाइम है इनसे बदला उतारने का। हाँ, क्योंकि आखिरी 10 साल मैंने बहुत चैन से गुजारे। आखिरी 10 साल तो मैं दफ्तर बैठने जाता था, काम तो हफ्ते में आधे दिन का होता था, काम हफ्ते आधे दिन का होता था, अटकता तो कुछ नहीं था। लोग काम को बढ़ा चढ़ा के बता साहब मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं ये करता नहीं था। मेरी क्षमता थी, मैं तो हफ्ते का काम हाफ डे में कंप्लीट करके बाकी 5 दिन जो मर्जी करूँ, इस किस्म का माहौल बनाया हुआ। कई तरह के बखेड़े हुए, शिकायतें हुई, ट्रांसफ़र की धमकी हुई, मैं नहीं डरा। मैं कह कर मैं आई डोंट वांट प्रमोशन, फिर क्यों ट्रांसफ़र करना चाहते हो मेरे को, जूनियर प्रमोट हो जाएगा। मैं क्या हो जाए, आई डैम केयर। तो 10 साल मैंने मैनेजमेंट के अच्छे सदके लिए, अच्छे बिल्कुल धृष्टता से पूछता था। मैं क्या तुम लोगों ने बहुत परेशान किया है मुझे। तो लेकिन काम की ये थी कि किसी को शिकायत नहीं होने दी, कभी किसी की ये उंगली नहीं उठने दी कि तेरे पास फलाना काम पेंडिंग है। पेंडिंग होता ही नहीं था। पेंडिंग क्यों होगा, जरा सा तो काम है। आप उसको 3 दिन में करोगे तो फिर आपकी मर्जी है ना। मैं तो जरा सा काम जरा से टाइम में करके फारिग होना चाहता। तो ये थी नौकरी ना छोड़ने की वजह कि मैं अपनी मनमानी करके दिखाऊंगा। आप निकाल दूँ मेरे को, सरकारी मुलाजिम को निकालना कोई आसान काम नहीं है, बहुत लंबी प्रक्रिया है, बहुत लंबी प्रक्रिया है। तो आपको लगा निकालेंगे तो नहीं निकाल सकते नहीं। मैंने तो एक बार अपने बॉस को ये कह दिया था कि मैं रोज़ दफ्तर आऊँगा, टाइम पर आऊँगा, टाइम पर जाऊँगा, काम नहीं करूँगा, तुम्हारे से जो होता होगा। आई विल नॉट वर्क, आई विल नॉट वर्क। जो एक्शन लेना है, जो डिमोट करना है, जो मेरी पर इंक्रीमेंट प्रमोशन सब करो, सब करो, खुली छूट है मेरे को। तो उनको पता तो था कि भाई अदरवाइज मतलब है कि इसकी राइटिंग में अच्छी है, तो वो फिर चुप हो जाते थे। भाई तू ये धमकी दे सकता है, हम तो नहीं दे सकते। मैंने और कई तरह के मिसाल पैदा की, कोई फेयरवेल नहीं होने दी अपनी। 200 आदमियों में नौकरी करता था, 4 पार्टियां पक्की होती थी, एक ऑफिसर एसोसिएशन की तरफ से, एक रीजनल ऑफिस की तरफ, एक जो मेरा अपना सेक्शन था उसकी तरफ से, और एक हेड ऑफिस की तरफ से डेजिग्नेटेड पार्टी। मैंने ना कोई पार्टी, ना कोई फेयरवेल, नथिंग डूइंग। 27 फरवरी 1998 को मेरी रिटायरमेंट थी। मैं 4:30 बजे तक काम कर रहा था। आई हैड वर्क। तो मेरा मैनेजर कहता था यार तू यू टेक इट इजी, 6 महीने चाहे आया ही मत कर, हफ्ते में 1 दिन हाजिरी लगाया जा रहा है। मैं क्या आई एम नॉट बिल दैट वे। तो आपने फेयरवेल क्यों नहीं ली? इसीलिए कि तुम्हें फ़र्क लगे, आदमी में फ़र्क लगे। मैं तो नहीं आप लोगों में उठना बैठना चाहता है। मेरे को ये गेंदे के हार पहनने से नफरत है। मेरे को कहता है यार तेरे लिए हम गुलाब के फूलों का हार मंगा देंगे। मैं कह नहीं, मैंने उस टाइप में ही नहीं शामिल होना, टाइप में ही नहीं शामिल होना। आई डेंट हैव ए नाइस टाइम विद यू। कोई मेरा वो जो तरफदार नहीं है यहाँ पे, सब दुश्मन है। तो दुश्मनों के साथ फ्रेटरनाइज करने का क्या मतलब है? नहीं। सर आप लाहौर रहे, फिर उसके बाद भारत आए, भारत में भी अलग अलग शहरों में रहे, तो इन सब से आपकी राइटिंग पर क्या इम्पैक्ट पड़ा? तब राइटिंग थी कहाँ थी, राइटिंग तो इत्तेफाक से बन गई। पढ़ने का बहुत शौक़ था, किताब छूटती ही नहीं थी। जब टाइम लगो स्कूल में था तो घर में पिता से कई बार मार खाई, किताब फाड़ के फेंक दी, उसके पैसे भरने पड़े, मांस की चरौड़ी करता, अब मुझे 12 ने दे वो तो मांग रहे है। जो भी बात थी, बड़ी डिफ़िकल्ट टाइम्स थे, बहुत डिसिप्लिन में रहना पड़ता था। देखो आज बाप बेटा दोस्त हैं, दे फ्रेटरनाइज, दे शेयर एवरीथिंग। हमारे टाइम में नहीं था। मैं उस कमरे में नहीं बैठता था जिसमें मेरा बाप बैठा हो। मेरी पूरी कोशिश होती थी कि उसे पता ही नहीं लगा मैं घर पर हूँ। इतना खौफ होता था हमें बड़ों को। आजकल तो है नहीं, आजकल तो है नहीं। मैं जब
आवारागर्दी का दौर था, जब नौकरी नहीं मिलती थी तो बाप नाराज दिखता था। उसके सो जाने के बाद मैं घर आता था और उसके चले जाने के बाद उठता था कि मेरा आमना सामना ही ना हो। जब इतवार को होता था फिर तो हर तरह की अपनी डिफ़िकल्टी दुश्वारी होती है। लिखने का शौक़ इसी बात में था कि पढ़ने का शौक़ था। इफ़ आई हैड नॉट बीन ए गुड रीडर आई वुड नेवर हैव बीन ए राइटर आल्सो। अच्छा पाठक ही अच्छा लेखक बनता है, जिसने बढ़िया पढ़ा नहीं वो नहीं है। सैमुअल जॉनसन की कोटेशन है कि मैं ऐसे लेखक का तरफदार नहीं हूँ जिसने जितना पढ़ा है उससे ज़्यादा लिखा है। ये गलत है, ये इक्वेशन ही गलत है। आपका पढ़ा ज़्यादा होना चाहिए, लिखा कम होना चाहिए। आपको पास जी मैंने जितना पढ़ लिया वो तो मेरा घड़ा छलक गया, अब तो और पढ़ने की जरूरत नहीं है। नथिंग डूइंग, मैन लिव्स एंड लर्न। एवरी लास्ट मिनट ऑफ योर लाइफ यू कैन लर्न समथिंग। तो ये तो ऐसा तो नहीं चलता ना। देखो एक ट्रेनिंग अपने आप पे वो देनी पड़ती है। टाइम का वो अर्क निकालना, जिसको मैंने वो कभी औलाद भी पालनी है, बीवी की तरफ भी तवज्जो देनी है। 8 घंटे की नौकरी करने के लिए 11 घंटे की हाजिरी होती है। घर से 1.5 घंटा पहले निकलो, 1.5 घंटा बाद पहुंचो। इन सबको एडजस्ट करने के लिए ज़िंदगी की बहुत सी खुशियां काम और वो हासिल होते हैं, जिनको गुड बाय बोलना पड़ता है। कोई करते हैं, कोई नहीं करते। कोई कहते हैं जैसा हो रहा है चल रहा, हमने या बंदे को तड़फता हुआ होना चाहिए। इट शुड बी रेस्टलेस अबाउट हिज फ्यूचर कि मैंने ये नहीं किया, ये बाकी रह गया, ये क्यों नहीं किया, ये वगैरह वगैरह, इस किस्म की बातें। बीच में जब ना समझी थी, टाइम ख़राब करते थे, 2-2 फिल्में देखते थे एक दिन में। तो मतलब इस किस्म के तब छूट गया, वो धीरे धीरे छूट गया। समझ में आने लग गया कि ये नहीं काम आने वाले लाइफस्टाइल नहीं है। तो लेकिन इसकी एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो मैंने अभी आपको बोला, जब मेरी औलाद ने तो उससे कोई लेसन नहीं दी। सबका अपना अपना सिलसिला है। Nobody will say that my father is a learned person, I must learn from him. No, nothing doing. वो कहते हैं आपको क्या आता है, हमें आता है। अपनी अचीवमेंट को वो मुँह पे मारते हैं दूसरे के, भाई तुमने क्या कर लिया ज़िंदगी में। ऐसे तो होता नहीं ना। कर लिया, सबसे बड़ा यही किया, औलाद पैदा की, उसको इस काबिल बनाया कि वो कल को ये कहने वाला बने कि तुमने क्या कर लिया। नहीं तो कैसे कहोगे तुमने क्या कर लिया जब खुद कुछ नहीं करोगे। तो ये बड़ी लाइफ इज़ नॉट इजी विद एनीबॉडी, चाहे राजा का बेटा हो, चाहे कोई, उसकी अपनी टाइप की दुश्वारियाँ हैं। देखो ना, गरीब की अपनी टाइप की दुश्वारियाँ, रिच मैन की अपनी टाइप की दुश्वारियाँ। कोई ये कहे कि मैं तो बस आई एम टेक इट इजी, मेरे सामने कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं किसी तरह की कम्प्लेक्सिटी नहीं है लाइफ में, ऐसा तो कोई नहीं होता। हो सकता भी नहीं है, हो सकता भी नहीं है। तो रोज़मर्रा की लानतों से कौन बच जाता है। आप सीढ़ियाँ उतरते, पाँव फिसल जाए, टांग टूट जाए, 3 घंटे 3 महीने आप बेड पर हो, ये अंजाम को कोई रोक सकता है या कोई एंटीसिपेट कर सकता है? नहीं कर सकता। लिव लाइफ एज इट ऑफर इटसेल्फ। जैसा हो रहा है अच्छा हो रहा है। जैसे गीता में कहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा, जो हो चुका वो भी अच्छा हो। तो मैंने गीता नहीं पढ़ी कभी भी, लेकिन 2-4 उदाहरण है मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। कल की चिंता में आप, फ्यूचर की चिंता में आप अपना प्रेजेंट बर्बाद कर लें, उसमें प्रॉब्लम खड़ी कर रहे, ये तो अक्लमंदी नहीं, ये तो अक्लमंदी नहीं। आपको लाहौर और वो समय याद आता है? हाँ, बहुत आता है। मैं आज भी लाहौर अपने घर जा सकता हूँ, पूरा रास्ता याद है मेरे। शालवी गेट से आगे पहली गली दाएं से घूम के यहाँ से वहाँ से, सब याद है मेरे। आपकी किताब में आपके इश्क के किस्से भी हैं, आपकी मोहब्बत के किस्से भी हैं आपकी किताब में? नहीं, आपकी आत्मकथा में एक भी नहीं है। कईयों ने शिकायत की कि कोई लव लाइफ या फैमिली कम्प्लेक्सिटीज़ के बारे में आपने कुछ नहीं लिखा। मैं कभी घर लव लाइफ टाइप के बारे बात है तो कहना ही नाजायज़ बात है, किसी को वो रुसवा करने वाली बात है। दूसरे की भी तो इज्जत है ना। और घर की बात लिखने में तो पहले वार्निंग मिल गई थी। मेरी बेटी कहती थी जो लिखो पहले मैं पढ़ूंगी,
मेरी बीवी कहती थी मेरे भाई के बारे में कुछ, मायके के बारे में कुछ नहीं लिखना। तो जहाँ इतनी पाबंदियाँ हों तो फिर तो वो तो पर्सनल जो है उसी को लिखना है ना, उसी को लिखना। अपनी मर्जी से तो लिखे नहीं। बहुत बातें दिल करता है लिखे, लेकिन नहीं लिख सकते। बता सकते हैं लेकिन अभी नहीं, यू मस्ट बी वेरी सीक्रेटिव अबाउट सर्टन थिंग्स। हर बात हर किसी को बताने लगे, अगर आप बोस्ट करने वाली प्रकृति के भी हैं तो भी नहीं होती बात। बहुत से ऐसे गुनाह हैं जिनका आप कोई गवाह नहीं बनाना चाहते हैं। कहते हैं, मैंने शुरू से सुनता आ रहा हूँ, फर्स्ट हैंड नहीं, लोग कहते हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, कि ऑनेस्टली लिखी गई 2 ही बायोग्राफी मानी गई हैं वर्ल्ड में। एक रूसो की, जीन जैकस रूसो जो थे, एक महात्मा गांधी की, एक महात्मा गांधी। मैंने तो पढ़ी नहीं, दोनों ही नहीं पढ़ी, लेकिन ये मुहावरे की तरह मशहूर है कि जितनी फराख दिली से, ऑनेस्टली से, दरिया दिली से इन 2 जनों ने अपनी बायो लिखी है और किसी ने नहीं लिखी। और कि देखो, बायो हर कोई तो लिखता नहीं, जिनकी लाइफ बहुत इवेंटफुल है वो भी नहीं लिखते, तो वो उसको ज़रूरी नहीं मानते। इसको वो जो बीत गई ठीक है, अब उसको क्या आप याद करें, लेकिन कईयों को एक सनक होती है। मेरे को सनक नहीं थी, मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था मैं बायो लिखूँगा, चलो वो अलग बात है। लेकिन कईयों की जो बायो में है ना, तकरीबन ने जो मैंने पढ़ी है, सब ने अपने आप को ग्लोरीफाई करने की कोशिश की है। मैं महान, मेरा कृतित्व महान, मैं बस मेरे जैसा वो पैदा ही नहीं हुआ। मैंने इस मिजाज से बायोग्राफी तो फिर वो फर्जी होगी, असली नहीं हो सकती, असली नहीं हो सकती। फिर आपको ख्याल कैसे आया आत्मकथा लिखने का? पब्लिशर ने कहा, वो एक टाइम आया था 15 साल पहले कि बस बायोग्राफी बहुत सेल होने लग गई थी। और ये हुआ किसके साथ, किस वजह से था? ऋषि कपूर के साथ। उसकी एक वो खुल्लम खुल्ला बायोग्राफी जो छपी, मेरी किताब की जो नॉर्मल कीमत उन दिनों होती थी 2.5 गुना तो कीमत थी उसकी। मतलब मेरी किताब जब 150 पौने 200 रुपये में छपती तो उसकी 500 रुपये कीमत थी। और वो क्या उसका नाम है, चल गई किसी वजह से। बाउंड किताब जो है 65,000 कापी, 2,000 बिक जाए तो पब्लिशर अपने आप को कामयाब मानता है। 65,000 कापी। उसमें ऋषि कपूर ने तो लिखी नहीं, लिखने वाली तो कोई दूसरी जनी थी, उसने 4 बातें सुना दी होगी उन्हें, लेकिन नाम से वो ऋषि कपूर के छपी। तो वो चल गई तो उसे जोश आ गया, तो वो खुद प्रमोट करने लग गया। कभी जयपुर, कभी बॉम्बे, कभी अहमदाबाद, कभी दिल्ली। उसके दिल्ली वाले फंक्शन में गए थे, तू भी गया था, ऋषि गया था, तो उसमें खड़े होने को जगह नहीं थी। तो इतनी चली बायोग्राफी, तो मेरे को भी कह दिया बायो लिखो। मैं कहा पागल है, उसकी लाइफ देखो कितनी इवेंटफुल है, मेरी लाइफ में क्या इवेंट है? चपड़ासी जैसी नौकरी की, धक्के खाते जाते हैं, बस में धक्के खाते आते हैं, इसमें बायो वाली कौन सी बात है? वो जिद तो एडिटर जिद करने वाली थी, आप लिखा तो सब बड़ी अच्छी बिकेगी, ये है, आप अपने आप को कम करके आप फेमस राइटर हो। मैं क्या, ऑल थिंग्स सेड एंड डन, फेमस राइटर की भी लाइफ बायो के काबिल हो, ये तो ज़रूरी नहीं है। लेकिन वो नहीं माने, इसरार जारी रखा गया। उसके बाद फिर बहुत बड़ा बेट मेरे को मिला कि भाई आपको यू विल गेट रॉयल्टी फॉर 30,000 कापीज़ इन एडवांस। तो वो अनहर्ड ऑफ बात थी। 5,000 की रॉयल्टी, 10,000 की रॉयल्टी मिल जाए तो गनीमत थी। उन्होंने कहा 30,000 कापी छापेंगे। मैं कहा 3,000 नहीं बिकेगी। कहते दैट्स नॉट योर हेडेक, वो हमारा हम जाने, हमारा काम जाने। आपको 30,000 की 300 रुपये की पे के प्राइस की 9 लाख रुपए एडवांस मिलेंगे बायो। तो मैंने कहा अच्छा, अब नहीं पीछा छोड़ रहे हो तो मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरे को गारंटी है मैं 50 पेज से आगे नहीं बढ़ सकूँगा। कहता चलो लिखो तो सही। तो मैंने जो पहला काम किया ना, बाज़ार में जितनी बायो अवेलेबल थी सब खरीद के ले आया। मुझे पता तो लगे बायो कैसे लिखी जाती है, कहाँ से शुरू की जाती है, ज़िंदगी को कौन से पड़ाव को अहम माना जाता है, जिसका जिक्र पहले होना चाहिए, सब बातें सीखने के लिए। मैं कोई 15-16 बायो पढ़ी हैं, अभी आज तक नहीं पढ़ी मैंने, लेके आ गया।
तो लेकिन पढ़ी इसलिए नहीं, मैं क्या यार जो दिमाग में आ रहा है पहले वो लिख लूँ, उसके बाद फिर इससे सीखूँगा। अब मेरे को यही था कि 40-50 पेज लिख पाऊँगा। आई रोट 1300 प्रिंटेड पेजेस इन वन गो, लगातार। मतलब एक बायो जो कहता था मैं लिख सकता, उसने 3.5 के बराबर का मैटर है, कंटिन्यूअस। उसके बाद तो 5 किताबें आई। वो भी हाथ से। बाकी फिर जोश आ गया ना, भी बिकती है तो फिर बाद में और लिखी तो 5 हुई। 5 किताबें हैं का मतलब है 2000 प्रिंटेड पेजेस। इतनी बड़ी बायोग्राफी तो वर्ल्ड में नहीं है किसी की, इंडिया की तो बात ही क्या है। एक बच्चन जी की 4 किताबें हैं, लेकिन उनमें फ़र्क ये है कि 10-10 साल के गैप में लिखी है। जितनी ज़िंदगी गुजर गई उसको उन्होंने कागज़ पर उतार लिया, 10 साल बाद फिर ले। मैंने तो एक ही बार में लिखा। तो और फिर मज़ेदार बात है, किस्मत से चल भी गई। लेकिन बायो कोई कारोबार तो नहीं होता ना, एक ही बार का काम है ना, एक ही बार का काम है। तो ये तो नहीं है बहुत बढ़िया लिखी है 4 और लिख दो। नावल के लिए कह सकते हैं, बायो के लिए नहीं कह सकते। तो कुछ अच्छे इत्तेफाक होते हैं ज़िंदगी में। मेरे साथ अच्छे कम होते हैं, खराब ज़्यादा होते हैं, लेकिन अच्छे भी होते हैं। आपके प्रकाशकों से भी बहुत झगड़े हुए हैं। प्रकाशकों से बहुत झगड़े हुए हैं आपके? सबसे, किसी से नहीं बनी, ऑनेस्ट टू गॉड। और जबकि मैं उसमें वजह भी नहीं होता, अपने आप ही कुछ ऐसी डिससेटिस्फेक्शन, कोई ऐसी रंजिश, कोई ऐसा संतोष बन जाता है कि मैं हैरान होता हूँ, यार इस बार तो मैंने कसम खाई था नहीं झगड़ूंगा, ये फिर वही स्यापा बढ़ गया। उसकी मिसाल देता हूँ मैं, हार्पर कॉर्नर में आई वाज वेरी कंफर्टेबल। वहाँ ठीक से किताब छपती थी, प्राइस भी ठीक रखते थे, मेरी वहाँ पूछ भी बड़ी अच्छी थी। तो ये जिसने मुझे बायो की ऑफ़र दी था वो हार्पर में थी पहले लोग। वो 12 जनों ने खड़े पैर वहाँ से नौकरी छोड़ के वेस्टलैंड को ज्वाइन कर, और मेरे को साथ घसीट के ले गए। उससे मुलाजा बना हुआ तो उन्होंने पहले लिख दिया, कोई किताब दी तो नहीं। मैं नहीं कहते आगे देना भी नहीं, आपके लिए बहुत अच्छी ऑफ़र है कि सुन के विश्वास नहीं करोगे। वो वही थी कि 9 लाख रुपए मिले, उससे पहले कभी 3 लाख रुपए मिले हो तो मिले हो, इतने पैसे नहीं मिले थे कभी। वहाँ चला गया, वहाँ बनी नहीं उनसे और वजह से। वो मेरे से कहते थे लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट करो। मैं क्या कैसे 70 साल का आदमी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, कल मर जाए। मैं क्या मेरी लाइफ डे टू डे है, तो कारोबार भी तो नावल टू नावल ही ठीक है, लॉन्ग टर्म क्यों करूँ। हाँ, तो वो नहीं की। मैं उनको टोकूँ तो वो एक ही बार करे, कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। मैं क्या आई एम टेलिंग यू वंस फॉर ऑल, आई विल नॉट गो फॉर दैट कॉन्ट्रैक्ट। आप छापो या ना छापो, ख़त्म हो गया। एक अच्छा संजोग हुआ कि आज मेरी वहाँ टोटल टाटा बाई बाई हुई, अगले दिन पेंगुइन वाले खुद घर आ गए। जान में जान आई। मैं क्या चल भी बेरोज़गार होने से बच्चे बड़े दिल लगा के लिखा। उन्होंने छापा तो वैसा ही जैसे अच्छे पब्लिशर सारे छापते हैं, कोई चांदी का बर्ता तो नहीं होता उनकी किताब में भी। तो बाद में तंग करने लग गए, 2 महीने में किताब छपने, वो कहते थे साल लगा दिया है। तो मैं तो साल में एक किताब लिखने वाला तो राइटर नहीं हूँ ना, मैं ज़्यादा लिखता हूँ। तो मैं खुद छापो नहीं, दूसरे को देने नहीं दो, तो ऐसे कैसे चलेगा। तो मैं तंग आके मना किया। मैंने कहा भाई या तो कमिट करो 3 महीने में छापेंगे, या फिर मेरी गुड बाई है। तो बोले हाँ छापेंगे 3 महीने में। मुकर गए, नहीं छापा। 5 बार तारीख बदली, साल ही लगाया आखिर। फिर मैंने बंद कर दिया, बेरोजगार हो गया, कोई गाहक नहीं है। अपनी तरफ से 2-4 जगह हिंट देने की कोशिश की, किसी ने हिंट कैच नहीं किया। राजपाल में, वाणी में, प्रभात प्रकाशन में, जहाँ भी हो सकता था मैं लिख, ये रूपा में। कईयों ने अच्छा जवाब दिया, कोई उनकी टर्म्स बड़ी अजीब थी। पहले कि स्क्रिप्ट 2 पढ़ के देखें। मैं क्या मैं 250 नावलों का राइटर हूँ, मेरी स्क्रिप्ट पढ़ के देखोगे। आइए, मेरे पास 250 सर्टिफिकेट हैं कि आई एम ए गुड राइटर, वाई यू वांट टू रीड दिस स्क्रिप्ट। तो उसका कोई जवाब नहीं, वो तो करना पड़ेगा। ये फिर कंट्रैक्ट ऐसा भाई, दिस इज स्क्रिप्ट, दिस इज मनी, वी विल एक्सचेंज इट। वो बड़ी फर्म है, इंटरनेशनल फर्म है,
पैसे की उन्हें परवाह नहीं, किताब छाप लेते हैं, ना बिके तो भी उन्हें परवाह नहीं, उन्होंने तो छापना है। हम पब्लिशर हैं, हम बुक सेलर नहीं बन, है या नहीं बात ये? तो वो फिर कैसे 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 बीते, कैसे नहीं धौंस पट्टी सही जाती। आप मेरे को एक बात बताओ, पब्लिशर का काम फिल्म बनाना तो नहीं है ना? कोई पब्लिशर आपकी जानकारी में है जो फिल्म प्रोड्यूसर बन गया हो, खुद फिर अपने फाइनेंस से फिल्म बनाई हो, उनको फिल्म के भी राइट्स चाहिए, हाँ, है ना? आपने नहीं दिए? नहीं, देने पर लिखने साइन तो करने पड़े, लेकिन शर्मिंदा करके कहा मैं कि ये तुम बताओ मेरे को, मैंने ये तक कहा, मैं कि राजकमल ने कहा, मैंने कहा ये कॉपीराइट की टर्म्स के खिलाफ है। जब आप राइटर को लिखते हो कॉपीराइट होल्डर एस.एम. पाठक, तो आप आगे व्यापार नहीं कर सकते, खुद यूज़ कर सकते हो, है ना? उसकी भी मेरे को रॉयल्टी बाकायदा दे के ये आपका घर का माल नहीं हो गया, रहना मेरा ही मालिक, मैं नहीं रहना है। अब आप ये कहो जी आरडीओ मैं दूसरे को दे देता, आप नहीं दे सकते, दिस इज इलीगल। ऐसे ही फिल्म बनाने के लिए मेरा नावल मेरे से बिना पूछे किसी को बेच के पैसे आप कमा लो, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज इलीगल, यू विल हैव ए लॉ सूट इन योर लैप। मैं क्या अपने जो आपका जो ये एग्रीमेंट का ड्राफ्ट बनाता है उससे पूछ के देख लेना कि मैं गलत कह रहा हूँ या ठीक कह रहा हूँ। लेकिन गलत है या ठीक है, डंडा पब्लिशर के हाथ में है, सारे विनिंग कार्ड उसके हाथ में है, आपके पास चॉइस ही नहीं है। आप ये दो बातों में से एक बात से फैसला कर रहे हो, आपने किताब छपवानी है कि नहीं छपवानी। तो छपवानी है तो भैया ये 12 का पेज का हो चाहे 15 पेज का है, इस पर साइन करो, करता है बंदा। एक उसमें आंसू पूछने वाली बात है, पैसा बहुत अच्छे देते हैं जो फॉरेन बेस के वो है ना, उनका उतनी पैसे की अभी रिकवरी नहीं होनी होती, लेकिन वो कंसिस्टेंट पब्लिशर है, देर सवेर तो हो ही जानी। ज़्यादा पैसे से राइटर लालच में आके फंसा रहता है। इसी वजह से वो ज़्यादा राइट्स लेते हैं। भाई जैसे पहले ये बुक नहीं होती थी, खड़े पैर मशहूर हो गई, फिर ऑडियो मशहूर हो गई, ऐसे कोई नया कुछ निकल आएगा। उनके कंट्रैक्ट में ये भी लिखा था कि जो आविष्कार हो चुके हैं और जो भविष्य में कभी भी होंगे उन सब के मालिक हम हैं। ये भाषा सेंटेंस थे ये पक्के, जो आविष्कार हो चुके हैं या जो कभी भी ज़िंदगी में होंगे उनके राइट होल्डर हम हैं। ये इंसाफ है कोई? ये दिस इज़ बॉन्डेड लेबर, बंधुआ मजदूरी है ये। अब राइटर खुद पब्लिशर तो नहीं बन सकता, उसके पास पैसे भी हों तो नहीं बन सकता। आपका इतने सारे प्रकाशकों से अनुभव रहा, आज के प्रकाशक आपको लगता है कि लेखकों के साथ बहुत ट्रांसपेरेंट हैं? नथिंग डूइंग, नथिंग, सब ठग बेईमान। सिर्फ जो फॉरेन रूट के पब्लिशर हैं वो रॉयल्टी में बेईमानी नहीं करते, जो आपकी बनी है वो आपके बिना मांगे वो देते हैं, ये ट्रांसपेरेंसी है। आप अगर अभी ये वाली बात कह रहे हैं आपको अगली किताब छपवानी होगी तो फिर आप कहाँ छपवाएंगे? कहाँ छपते हैं, बहुत प्रॉब्लम है, कई तरह के फ्री देते हैं, भाई तू पैसे कमा के दे देना, ऐसे ही ले जा, छपती तो रहेगी ना। लेकिन जिसको मैं फ्री किताब दूंगा इस टर्म पैक भी तू कमा के दे देना, अगर वो तब भी ना दे तो उससे बड़ा बेशर्म तो कोई ना हुआ ना। ये भी तो फ़र्क है ना भाई, तुम्हें मालिक तो नहीं बना दिया है ना, यही तो कहा है भाई तू छाप ले, बी कंफर्टेबल, व्हेन यू अर्न यू पे मी आल्सो, वेयर इज द प्रॉब्लम इन दैट? राइटर का तो बड़ा स्मॉल शेयर होता है उसमें मुनाफे में, पब्लिशर तो बहुत कमाता है, टूटा फूटा पब्लिशर भी बहुत कमाता है, जो अच्छे हैं वो तो कमाते ही हैं, आपके पास पाठकों की भी बहुत चिट्ठियाँ आती हैं, कोई ऐसी चिट्ठी है जो आपको याद है, आपको बहुत ही पसंद आ गई? हाँ, फाइल करके रखता हूँ, तो कोई दोबारा बायो में कुछ काम आई थी, उनको बार बार पढ़ा था मैंने, लेकिन आजकल तो अब नहीं होता क्योंकि मुझे पता है दोबारा इस्तेमाल में नहीं आने, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिट्ठी ऐसी निकल आती है जिसको फाड़ते नहीं बनता है, उसका प्रिंट निकाल के रखता हूँ, कभी कभार देखता हूँ क्या है। कोई चिट्ठी याद है आपको अभी? किस टाइप की? कोई भी जो आपको लिखी गई और आपको बहुत बहुत टचिंग लगी। हाँ, एक बुजुर्ग वार थे अमृतसर के,
अंग्रेज़ के ज़माने के पढ़े हुए, ये 25 साल पहले की बात है, वो तब 80 साल के थे। 2 फुट के पेज की उन्होंने इतने शानदार हैंड राइटिंग में चिट्ठी मेरे को लिखी कि वो शर्मिंदा हो जाए आजकल का बंदा कि भी ऐसे भी लिखा जा सकता है हाथ में। मेरी विमल सीरीज़ की, रमाकांत की बहुत तारीफ़ की। और फिर उस ज़माने में मीडियम उर्दू होता था, बड़े सिलेक्टेड 2-4 शेर उन्होंने चिट्ठी के टॉप पे, मैं पढ़ लेता था उर्दू, बड़ा आनंद आया। मैं आज तक नहीं फेंकी, आज तक नहीं फेंकी। कोई कोई मतलब गुण ग्राहक वाली बात है। वो कुछ लोग तो मेरे लिखे में ऐसी खूबियाँ ढूंढ लेते हैं जिनकी मुझे खबर नहीं होती। अच्छा ये मैंने लिखा है, ये मेरे बारे में कहा जा रहा है। ऐसे होते हैं इत्तेफाक, बहुत इत्तेफाक होते हैं। अच्छा सर, जो आप लिखते हैं यानी पल्प फिक्शन को बहुत सारे लोग ऐसे लुगदी साहित्य कह देते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि जो मेन स्ट्रीम का लिटरेचर है वो पल्प फिक्शन को बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करता? बहुत ज़्यादा क्या, बिल्कुल नहीं करता है। बहुत ज़्यादा काहे को, वो तो शूद्र हैं, वो अछूत हैं, उनको पास बिठाने के काबिल थोड़ी है। वो ऐसे तो हम क्या क्लीन हाउसवाइफ, यू आर ए हार्लॉट, बाजारी औरत हो तुम तो। हम लुगदी को तो ये कहते हैं। लुगदी कहते ही क्यों हैं? लुगदी उस कागज़ का नाम है जिसमें किताब छपती है। राइटर थोड़ी लुगदी है, जो उसने लिखा है वो थोड़ी लुगदी है। लेकिन दूसरे का मुंह चढ़ाना, उसको बिलिटिल करने के लिए वो यही कहिए लुगदी का राइटर है, इससे क्या उम्मीद की जा सकती है? कहते हैं वो है, अब टीवी पे क्या बोलूँ नाम उसका। हाँ वो दे अज्यूम an air of superiority for nothing। मैं उजला तू काला, ये वाली उनने अपनी भावना बना ली है। वो लुगदी का मतलब नहीं जानते, लुगदी वर्ड की बुनियाद नहीं जानते कहाँ से आया। पल्प लिटरेचर, अमेरिका में भी उसको पल्प क्यों कहते थे, वो इसको ये समझते नहीं है। वो इसको, इन बातों को ये समझते नहीं है। उस जैसे राइटर की 200 पेज की किताब की कीमत 600 रुपये की होती है, वो एक्सेप्टेबल है? या मेरी 400 पेज की किताब 300 पेज में एक्सेप्टेबल, 300 रुपये में, 250 रुपये में एक्सेप्टेबल है? उनको इन बातों से कुछ लेना देना नहीं है, इन कुछ लेना देना। वो लुगदी पल्प ऐसा कर। सर ये भी तो कहते हैं कि हम जो लिख रहे हैं वो क्लासिक है और आप जो लिख रहे हो वो पॉपुलर है। होगा, वही औरत रसोई में रोटी फुल्का बनाती है, वही पराठा बनाती है, तो फिर पराठे ने फुल्के की कदर ख़राब कर दी। अबे आगे से पराठा ही बने इस घर में, खबरदार जो फुल्का बनाया। ऐसा होता है कभी? जब तक रीडर मंजूर करता है आपके लिखे को, आप कौन होते हो उस पर अंकुश लगाने वाले? एक मैं राइटर हूँ, मेरा रीडर मेरे से राजी, मेरा पब्लिशर मेरे से राजी, तो काला चोर राजी हो या ना राजी हो, मुझे उससे क्या लेना देना है? मुझसे क्या? वो पुरते लुगदी राइटर की कमाई से, जो उनको 7 जन्म हासिल नहीं हो सकती। हासिल क्यों नहीं हो सकती? आधा हिंदुस्तान हिंदी भाषी है, 1000 किताब का कस्टमर नहीं मिलता। प्रकाशक इतनी खलकत में से, आधे में से 75-70 करोड़ लोगों में से 1000 कॉपी का गाग नहीं ढूंढ सकता। और मेरी अपनी लाख कॉपी का फर्स्ट एडिशन हो चुका है। तो कूड़े नहीं, उनकी किस्मत में ये नहीं लिखी इतनी एक्सेप्टेबिलिटी। बस वो आपस में बधाइयाँ दे, यार तूने बड़ा बढ़िया लिखा है। अगली बार जब तुम्हारा छपेगा तो वो कह देगा यार तूने बड़ा बढ़िया लिखा है। एक जमात बनी हुई है, उन जमातों में भी गुट बने हुए हैं। ये फलाने सिंह का गुट है, ये फलाने कुमार का गुट है, सबके गुट बने हुए हैं। राइटरों में गुटबाजी बहुत ज़्यादा है, चमचागिरी बहुत ज़्यादा है। मैं फलाने का हुक्का भरता हूँ इसलिए मैं इम्पोर्टेंट। करते हैं। वो मुझे अपने पास बैठने देता है, अपने साथ विस्की पिलाता है, वो मेरे को
कहता है जा लाइब्रेरी से मेरे लिए किताब लेके आया, मेरे को कहता है, इसलिए मैं इम्पॉर्टेंट हूँ, उसके बाकी चेले इम्पॉर्टेंट नहीं है। जब आदमी एक राइटर इन बातों में खुशी हासिल करेगा तो काम कब करेगा, और काम से खुशी उसको कब हासिल होगी। एक किताब लिखते हैं, 6 साल बगल में दबा के घूमते हो, बाकी टाइम क्या कर रहे होते। कितने ही लेखक हैं मशहूर हैं, 70 तरीक़ों से उनका नाम मशहूर है, लिखते कुछ नहीं, महान वो फिर भी हैं। इन्होंने जी 15 साल से कुछ नहीं लिखा, ये महान लेखक हैं। इन्होंने 12 साल से कुछ नहीं लिखा, ये महान लेखक है। अब महानता गई, महान तो वक़्त के साथ है। अब तो कुछ महान करके दिखाओ, अब तो कुछ महान करके दिखाओ। तो वही धूप सदा सेकते रहोगे जो कि अब दिखाई भी नहीं देती, अंधेरा हो गया है। ऐसे कहीं चलता है, ये नहीं चलता। ये बड़े बदमिजाज लोगों का, ये जो साहित्यकार वाला तबका जो जिसको कहते हैं ना, ये काम करना नहीं चाहते, थोड़ा सा करके ढेर नतीजा चाहिए इनको, इंस्टेंट रिकग्निशन चाहिए, इंस्टेंट काफ़ी गोली पी ली, ऐसे ही इनको मशहूरी चाहिए। ऐसे होता है कभी। अरे कुछ करोगे तो कुछ पूछोगे, कुछ पूछ होगी तो किसी काबिल आगे बनोगे। आप पहला कदम उठा के सोच लिया कि मैंने तो मंजिल पाली, ठीक है। ये कामयाबी के शिखर पे लिफ्ट नहीं जाती, सीढ़ियाँ जाती हैं, एक एक करके चढ़नी पड़ती हैं। वो लोग लिफ्ट के सवार हैं, लिफ्ट उनमें सब्र नहीं है, सब्र नहीं है। मैंने तेरे को कहा था शायद, एक राइटर हैं, नाम छोड़ो, बता दीजिए। नहीं वो स्यापा पड़ जाएगा। 12 नावल उन्होंने लिखे हैं। वो अपने आप को पब्लिसाइज करते हैं, अपने आप को सेल करना उन्हें बहुत अच्छा आता है। कोई ना कोई वो फेसबुक पे अपने बारे में नुक्ता खड़ा ही रखते हैं। मेरे फलाने नावल में ये लिखा तो ये तारीफ़ हुई, फलाने को फलाना देवी अवार्ड मिला है, ये बात है, फलाने पे शोध हो रहा है। ये भी एक बड़ा रोब है कि मेरे 90 नावलों पर बाहर शोध हो चुका है वगैरह वगैरह। वो अपने आप को फुंदने लगाने रहते हैं। मैंने उनको मेल डाली कि मैं आपको पढ़ना शुरू करना चाहता हूँ, जो आपका मोस्ट पॉपुलर नावल है। और साथ में कहा मैंने माइंड इट, मैंने बेस्ट नहीं पूछा, बेहतरीन नहीं पूछा, जो सबसे चला हुआ, जिसकी सबसे ज़्यादा तारीफ़ हुई है, जो मोस्ट पॉपुलर है ना, वो मुझे लिख के भेज दो ताकि मैं उससे आपका पाठक बन के दिखाऊँ। 6 नावल लिख के भेज दिए, पढ़ा लिखा आदमी है। मैं क्या जो बाकी 6 भी लिख देता है, छोड़ क्यों दिए उनको, पूरा कोरम काली कर दे, 12 ही लिख दे। मैं साफ साफ कह रहा हूँ भाई, कोई एक मोस्ट पॉपुलर नावल बता अपना। ये भी कह रहा हूँ, बेहतरीन नहीं पूछ रहा मैं कि ये मैंने सबसे बढ़िया लिखा है, जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट हुआ है, चला है, वो बताओ, मैं उसको ला के पढ़ना शुरू करूँ। 6 नावल। खुशफहमी है, खुशफहमी। दूसरे की बात ना सुननी है ना समझनी है, अपनी ठोकनी है, अपनी ठोक। सर अभी पल्प फिक्शन की बात करते हैं कि आपका पल्प फिक्शन लिखने का तरीका क्या था, क्योंकि आप वहाँ पे अलग अलग कैरेक्टर बिल्ड करते हैं, फिर उनके आर्क को भी पूरा करते हैं, तो वो प्रोसेस क्या थी? देखो जी, पल्प फिक्शन के खिलाफ साहित्यकारों का पहला इल्ज़ाम तो यही है कि उनकी रीडरशिप बड़ी निम्न कोटि की है, जो कि गलत है, बिल्कुल झूठ है। वह रिक्शा वाले पढ़ते हैं, साइकिलों को पंचर लगाने वाले पढ़ते हैं, मतलब इस टाइप के लोग पढ़ते हैं। ये ऐसा नहीं है। ऐसा तब भी नहीं था जब 8 आने 6 आने में किताब छपती थी। पढ़ने वाला कोई भी हो सकता है। आपने एक एक की नॉवेल थोड़ी देखी है, एक एक से मिलके थोड़ी आए हो। आपको क्या पता जो किताब बाज़ार में गई वो किस हाथ में पहुंची। बस एक जनरल असम्पशन है भी घटिया सामान है, घटिया लोग ही इसके वो सब्सक्राइबर हो सकते हैं। एक तो सबसे बड़ी पल्प का ये सियापा है, और फिर वो मेरे को सवाल भूल गया। आपका कहानी लिखने का प्रोसेस क्या रहता था? इमेजिनेशन कहाँ से आती थी? मैं, हाँ, ये तो अब जुदा सवाल हो गया। हाँ। चलो इसका जवाब देता हूँ, वो शायद तब तक वो भी याद आ जाए मेरे पास। देखो, इमेजिनेशन जो है ना, आप हलवाई से पूछो भाई तूने जलेबी बनाई है, तुझे बर्फ़ी बनाने कैसे आ गई,
तो ये गलत सवाल होगा। उसका कारोबार है, जो उसे नहीं आता उसने वो भी आता है। अब घर में बड़े ही बनाओ मेज बनाने के लिए, और वो कभी ये स्टूल भी बनाना है तो मना कर देता है, वे स्टूल नहीं आता मेरे को, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो फिर जब एक आदमी का एक कारोबार बन गया, हमारे माथे पर ठप्पा लग गया कि हम कारोबारी लेखक हैं, हम क्रिएटिव राइटर नहीं हैं, तो फिर वैसी ही सोच बन जाती है, कुछ ना कुछ सोचता रहता है। आपको ये बात गलत लगती है, सही लगती है क्या कि क्रिएटिव लेखक है या कारोबारी लेखक है? मैं तो अपने मुंह से कहता हूँ मैं कारोबारी लेखक हूँ। मेरा काम, आई एम नॉट ए बिजनेस मैन, आई एम नॉट ए राइटर, आई एम ए बिजनेस मैन, माई बिजनेस इज राइटिंग। मैं तो दो टूक कहता हूँ, मैं लेखक हूँ ही नहीं, मैं कारोबारी हूँ, मेरा कारोबार लिखना। फिर अब दूसरा हिम्मत करे ये कह के करने की, दूसरा हिम्मत करे ना। बाकी जो लिखने की बात है ना, जो पॉकेट बुक का धंधा था जिसको साहित्यकार मुंह चिढ़ाते हैं पल्प कह के, उसका बेड़ा गर्क जो किया है ना, वो उन अनपढ़ प्रकाशकों ने और नालायक लेखकों ने किया है। 5वीं जमात से उठा है, कोई 7वीं से उठा है, कोई 8वीं से उठा है, ये बड़े प्रकाशक हैं। ये तो इनकी किताब तो छापी इतनी बिकती है, ये है वो है, तो व्यापारी हो गए ना। आप सीमेंट बेचा या डबल रोटी बेची, ऐसे ही किताब बेची, एक ही बात हो गई ना। एक तो पब्लिशर अनपढ़, अपनी कोई सोच नहीं, जो उन्हें मार्केट में चला हुआ दिखाई दे उसके पीछे लग लेते। भाई तू वहाँ लिखता है, हाँ जी कितने पैसे मिलते हैं, इतने, मैं तेरे को इतने दूँगा, मेरे पास नहीं। मतलब आजमाई हुई आइटम को वो आजमाने का रिस्क ले सकते हैं, अपने साथ अपने क्रिएशन में कोई नई चीज़ पैदा करके दिखाना उनके बस का नहीं है। नालायक लेखक इसलिए हैं कि वही अनपढ़ पब्लिशर उन्हें मोटिवेट करते हैं, यार तू कुछ भी लिख, मैं छापूंगा ना, मैं लिखने वाला, मैं बेचने वाला हूँ, तो फलाने की नकल मार ले बेचा, कोई बात नहीं। वो ऐसा पाठक ऐसे रिपोर्टर करके कुछ लिखता है, तू भी रिपोर्टर बना ले, तो वो उसको करप्ट करने वाले तो वो ही हैं जो खुद किसी काबिल नहीं है, खुद किसी काबिल नहीं है। आप क्या समझते हो साहित्य पब्लिशर जो हैं सारे फुल पढ़े लिखे हैं? नहीं है, उनमें भी अल्प शिक्षा प्राप्त लोग हैं, उनमें भी, लेकिन उन्होंने सैलरी पे है, किसी ने एडिटर रखा हुआ है, किसी ने एडवाइज़र रखा हुआ है, किसी ने तो पोस्ट में डायरेक्टर लिखा हुआ है, किस किस्म के फुंदने वो लगा के जो काम उनको नहीं आता या उनके बस का नहीं है वो दूसरों से कराते हैं। जो पॉकेट बुक का धंधा जो है स्मॉल इन्वेस्टमेंट का काम था, हाथ के हाथ उसका रिजल्ट आता था, क्योंकि रीडरशिप बड़ी व्यापक थी, बड़ी विशाल थी। देखो ना, 2 रुपए की किताब है, आप उसको किराए पे लाते हो तो 2 आने लगते हैं। अब थोड़ी सी अच्छी हैसियत वाले हो, खरीद के भी ले आओ, और आपको नहीं पसंद आई तो एक ही बार तो 2 रुपये खराब हुए हैं ना। अगली बार उस राइटर से परहेज रखना जो आपको वैल्यू के काबिल ना दे सका अपने पैसे की। इतनी सी तो बात है। हिट एंड ट्राई जब आपने पढ़ना है तो मिस एडवेंचर साहित्यकार के साथ नहीं होते। मैंने रांगे रावल का मुर्दों का टीला ला के पढ़ा, मेरे से 20 पेज नहीं पढ़े गए, मुझे नाम नहीं लेना चाहिए था, लेकिन मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। वो लोग वो नहीं लिखते बोर, जो आसानी से समझ में ना आए, जो अपनी ज्ञान बघारने के लिए लिखा, जिसमें एलिमेंट ऑफ फिक्शन है ही नहीं। देखो ना, आप उपन्यास लिख रहे हो तो वो फिक्शन तो होनी चाहिए, उसमें कहानी तो होनी चाहिए ना, कुछ और ही है। बातें माहौल बना रहे हैं, करेक्टराइजेशन कर रहे हैं, अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, किसी से कोई अफेयर नाकाम हुआ तो उस किताब बना रहे हैं। ये कारोबारी बातें में ऐसी पर्सनलाइज्ड हरकतों की गुंजाइश नहीं होती। राइटिंग के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? पढ़ना। यू मस्ट बी ए वेरी गुड रीडर टू बी ए गुड राइटर। और इमेजिनेशन अपने आप बनती है ना। फिर आप जिसकी किताब पढ़ के पसंद कर रहे हो तो कुछ तो विचार करोगे कि नहीं करोगे, यार इसने कैसे लिख ली, मेरे को नहीं सूझा ऐसा लिखना। तो सर, जो पल्प फिक्शन राइटर की इमेजिनेशन मेन स्ट्रीम राइटर की इमेजिनेशन से अलग होती होगी? उसकी इमेजिनेशन में
देखो मैं ओरिजिनलिटी वर्ड नहीं यूज़ करता, इंडिविजुअलिटी नहीं है। उसको हुक्म होता है भाई फलानी टाइप की किताब चल रही है, तू ये लिख। और अगर तू ये नहीं लिख सकता तो आई विल गो आस्क समबडी एल्स टू राइट फॉर मी। फर्क है ना। नंबर 2 नंबर 3 तो कितने ही खड़े हैं लाइन में। अगर नंबर 1 आपकी बात नहीं मानता, सुनता, समझता तो उसको दफ़ा करो। देखो कारोबारी आदमी है, उसने अपनी इन्वेस्टमेंट की रिटर्न मांगेगा या नहीं मांगेगा। वो 6 किताबों का एक सेट निकालता है, उसके 10 लाख रुपए उस पर खर्च हो जाते हैं, तो उसको सबसे पहले तो वो रिकवरी चाहिए कि नहीं चाहिए। जब किताब बिकी नहीं, उठी नहीं, किसी ने उसे पसंद नहीं किया तो सेम बुक्स, सिमिलर बुक्स वो फिर छाप लेगा? कभी भी नहीं छापेगा। वो अगली बार ज़्यादा संभल के कदम उठाएगा, यार ये राइटर तो नहीं है, ही हैज़ नो मार्केट, इसकी पर्सनल कोई इम्पैक्ट ही नहीं है। पर्सनल भी तो होता है ना कुछ भी। हम SM पाठक को पढ़ रहे हैं तो गारंटी है कि ये अच्छी किताब है। इस टाइप के राइटर की तलाश में रहते हैं, जो मिल जाए तो उसको वो बहलाते हैं, रिश्वत देते हैं कि भाई हम ज़्यादा पैसे देंगे, आप ज़्यादा वो करेंगे, ये करेंगे, मैं टीवी में एडवर्टीजमेंट करूँगा, मैं तेरे होर्डिंग लगवाऊँगा, मैं अखबार में, मैगजीनों में पूरे पेज दूँगा। और करते भी हैं, करते भी हैं, करते भी हैं। एक इसलिए कारोबार है। हिंदपाकड़ बुक ने धर्मयुग का इतना महंगा पेज का फीस भरी गुलशन नंदा के लिए, झील के उस नाल पार जब नावल छापा, इसलिए छापा कि उनको अपनी रिकवरी आसान लगे। किताब इतने बड़े मीडियम के थ्रू जब एडवर्टाइज होगी तो रीडर और बनेंगे, रीडर और बनेंगे। तो ये कारोबार है जो एक हाथ दूसरे हाथ को धोता है। ये जो, लेकिन अब वो कहेंगे हम कारोबारी नहीं हैं, हम तो वो हैं, सर्जन करते हैं, क्षेत्र सृजन करते हैं। करो, यू गो यूर वे, लेट मी गो माई वे। क्या हर्ज है इस बात में? आप अपने रास्ते चलो, मैं अपने रास्ते चलता हूँ। लोग आपको बहुत क्रिटिसाइज भी उन्होंने किया, लोगों ने आपको बहुत क्रिटिसाइज भी किया, आलोचना भी की, राइटिंग को लेके या कभी किसी और चीज़ को लेके, तो आपने वो हैंडल कैसे किया? वो जो आलोचना करने वाले, ये किसी की खिल्ली उड़ाने वाले, वो जमात जुदा होती है। जो जेन्युइन रीडर है, जिसको, जो आपका रीडर से एडमायरर बन गया है, वो आपके खिलाफ उल्टा सीधा कभी नहीं बोलेगा। कैसे, क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि उसने एक बार ये फैसला कर लिया है कि दिस राइटर इज़ आफ्टर माई ओन आर्ट है, ही कैन नॉट बिट्रे मी। जो लिखेगा अच्छा लिखा। अब फिर भी अगर फर्ज करो कि कोई किताब नहीं पसंद आती है उसको, तो ये नहीं कहता कि यार ये राइटर ख़राब है, वो कहता है इसने इस बार अच्छा नहीं लिखा। दोनों बातों में फ़र्क समझिए ना। मेरी किताब कोई उसको नहीं भाई तो ये नहीं कहता भाई SM पाठक राइटर दिमाग ख़राब हो गया है, बेकार राइटर है। वो कहता है इस बार अच्छा नहीं लिखा, यानी कि उसकी उम्मीद कायम है कि भाई इस बार नहीं लिखा तो अगली बार अच्छा लिखा। और होता है ऐसा ही। लेकिन जो सिर्फ खुली गाली देने के लिए क्रिटिसाइज करने, वो जमात जो जुदा है, वो कुड़ने वालों की जमात है, सिखाई पढ़ाई जमात है। उसकी मुंह कोई नहीं बंद कर सकता, उसका मुंह कोई नहीं बंद कर सकता। वो पंजाबी में कोटा उठन होती है, आटा गूंदती हिलती क्यों है? फिर आटा तो हिले बिना नहीं गूंदा जा सकता। वो इस टाइप की कहावत, एवरीथिंग इज़ रॉन्ग, उनका एक ही स्लोगन है, आप जो करो गलत है। ये जानने की भी कोशिश नहीं कर रहे हो भाई क्या करो जो गलत है, नहीं, जो भी करो वो गलत है। वट एवर यू डू इज़ रॉन्ग। तो ऐसे होता है कहीं पर, ऐसे होता है कहीं। सर एक सवाल ये भी है कि आपको क्या लगता है कि सुरेंद्र मोहन पाठक के होने से पल्प फिक्शन कितना समृद्ध हुआ है? पल्प फिक्शन तो अब बीती बात हो गई है, 90s तक ही चला, पिछली सेंचुरी तक। अब तो है ही नहीं। अब तो छोटा मोटा पब्लिशर भी वाइट पेपर पर किताब छापता है, और जो मेरी किताब छापता है वो पल्प कह के छापता ही नहीं। वो जैसी बाकी साहित्यिक पुस्तकें छपती हैं वैसे ही छप करके छापता है। उसी इज्जत से, कदर से वो बिकती भी हैं, एयरपोर्ट पे दिखाई देती हैं, बड़े बुक स्टोर पर दिखाई देती हैं। पल्प के टाइम में तो ये पॉसिबल ही नहीं था। उसकी तो दुकानदारी अलग थी, वो तो 100% दुकानें बंद हो गई। रही सही कमर उस धंधे की
तोड़ दी एच व्हीलर बंद हो जाने से। 280 स्टॉल थे एच व्हीलर के। ये कलेक्टिव ऑर्डर मिलता था इलाहाबाद से एक ही जगह से, तो पब्लिशर को तो वहाँ किताब चल जाए तो बादशाह है, वहाँ किताब चल जाए तो बादशाह है। रेगुलर सप्लाई जाती थी, रेगुलर पेमेंट आती थी। देखो एक बात मैं आपको और बताता हूँ, हिंद पाकड़ बुक जो है ना, ये पल्प के ही पब्लिशर हैं। 1 रुपए में किताब छापते थे, 1 रुपए में किताब छापते थे, अच्छे पेपर पर नहीं, उसी पेपर पर जिसको लुगदी कहा जाता है। लेकिन हिंदी लिटरेचर का बड़े से बड़ा राइटर हिंद पाकड़ बुक में छपा है। क्यों छपा है भाई? क्यों देते हो किताब उसको? क्यों? जब पैसा कमाना है तो हिंद ठीक है, अगर कोई अवार्ड चाहिए, कोई नाम कमाना है तो फिर हमसे इत्तेकार है। ऐसे होता है। शिवानी, मोहन राकेश, कमलेश्वर, जो नाम तुमको, राजेंद्र यादव, सब पल्प में छपे हैं हिंद पाकड़ बुक में। क्यों छपे हैं? उनकी घरेलू लाइब्रेरी योजना के ही 75,000 मेंबर थे। छोटी मोटी किताब की भी प्रिंट आर्डर 25,000 होता था। उसी प्रपोर्शन में अगर वो ईमानदारी से राइटर को पैसे दे गया तो वो तो बादशाह हो गया। तो उनको सबको लालच है, वहाँ का हिंद में छपे तो ठीक है, जबकि वो लुगदीप प्रकाशक ही है, लुगदीप प्रकाशक ही है। यानी पैसा कमाना है तो पल्प ठीक है, लेकिन नाम कमाना है, यश पाना है, फलानी देवी अवार्ड लेने हैं, फलाना वो ये है, तो फिर हम तो खाने से इत्तेकार है। सर आपने बोला कि पल्प पुरानी बात हो गई, अगर आप आज के समय में पैदा होते तो आप क्या कर रहे होते? नहीं, आप पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इतनी अल्पमोली किताब अब छापी जा ही नहीं। जैसे पहले अल्पमोली किताब जिसको कहा जाता था ना, वो अब सिलसिला मुमकिन ही नहीं है। वो तभी मुमकिन था, वो भी इसलिए मुमकिन था कि किताब की सेल बहुत थी। छोटी मोटी किताब भी 15-20 हज़ार रुपये कापी से कम नहीं छपती थी। अब तो बड़ी से बड़ी किताब भी 1000 छपती है। छोटी मोटी की तो बात ही छोड़ो, वो तो 300 छपती होगी। अब तो कोई मेजर पब्लिक है, वो कहते हैं अभी बिक गई तो फिर छाप लेंगे, है ना। कट्ठी छापने क्या जा रहा है, लेकिन वो कट्ठी इसलिए छापते थे कि वो ये नहीं कहते थे बिक गई, तो वो कहते हैं हमें गारंटी है बिकेगी, हम बेच के दिखाएंगे। ये फ़र्क होता है ना दोनों बातों में। अच्छा, अगर कोई आपसे ये कहे, कोई नौजवान आपके पास आए और कहे कि मुझे सुरेंद्र मोहन पाठक बनना है, तो आप उसको क्या कहेंगे? मैं उसे यही कह रहा हूँ, ख्याल ही छोड़ दे, ख्याल ही छोड़ दे। मैं ही बन गया, अब आगे कोई गुंजाइश नहीं है। क्योंकि मैंने डाइवर्सिफाई किया, मैंने पल्प बंद होती दिखाई दी मेरे को फोरसाइट से। मैं कहता था कि ये धंधा नहीं चलने वाला, तो लोग कोसते थे मेरे को, बद्दुआ दे रहे धंधे को। लोग नहीं चला, बंद हो गया, तो मैंने डाइवर्सिफाई किया। मैंने हार्पर गार्डन में लिखा था, उनके काबिल लिख के दिखाया ना, 10 जनों ने पढ़ के पास किया भी ये हमारे काबिल है। तो आज जो कुछ मैंने किया वो दूसरा तो कर ही नहीं सकता। तो वो इंस्टेंट काफ़ी चाहिए उन्हें, इंस्टेंट काफ़ी। घोलो और पियो, घोलो और पियो। सर एआई से वाकिफ हैं आप? नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, मैं सुनता, आजकल बहुत पॉपुलर हो गया ये। जैसे अभी हम कुछ भी चीज़ जो लिख रहे हैं, अब वो हमें, अगर हम कुछ भी डालेंगे उस एप्लीकेशन पे, तो उसमें जो रोबोट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो वैसा सब कुछ उसी टॉपिक पे लिख कर दे देगा, जैसा कि एक लेखक लिखता है। मैंने सुना है ऐसा। तो आपको लगता है फिर लेखक की जरूरत ही नहीं रह जाएगी? हाँ, यही होगा आगे यही होगा, आगे हो गए। लेखक डॉर्मेंट आइटम हो जाएगा, वो बस सॉकेट में प्लग डालो और लेखक चालू, वो यही कुछ होगा। फिर क्रिएटिविटी की वैल्यू तो ख़त्म हो गई ना, क्रिएटिविटी की वैल्यू तो ख़त्म हो गई ना। जेन ऑस्टिन का नावल है प्राइड एंड प्रेजुडिस है ना, 200 साल से चल रहा है। गॉन विद द विंड है, एक ही नावल राइटर का 200 साल से चल रहा है। कैसे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले कारोबार में तो अभी वो कुआं खोदो, अभी प्यास बुझा लो। मेहनत की ज़रूरत ही ख़त्म कर दी। फिर मेहनत की ज़रूरत थोड़ी नहीं है। जेन्युइन राइटर एक चीज़ लिखता है, उसको 10 बार रिवाइज करता है, 10 बार उसका वर्णन करता है, यार ये ठीक हो गई है या नहीं हो गई। जब उसको पूरी तरह से लगता है तसल्ली हो गई है मेरी इन बातों में,
तब वो कहीं जाके वो छपने की नीयत में आई। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रिजल्ट तो फिर वो पहली बार में ही परफेक्ट है। हाँ। उसमें इम्प्रोविज़न की तो ज़रूरत ही ना हुई ना, इम्प्रोविज़न की तो ज़रूरत ही ना हुई। असेंबली लाइन प्रोडक्शन है, असेंबली लाइन पर सिगरेट बन रहा है, माचिस बन रही है। सर आपकी पसंदीदा 5 किताबें कौन सी हैं? हिंदी में हिंदी में या अंग्रेजी में, दोनों में? भाई पसंदीदा तो के निगाह से मैंने इतना पढ़ा नहीं है, लेकिन फिर भी एक गॉडफादर यादगार आइटम है। मैं क्या बताऊँ, मैंने जब शुरू किया था इसका पढ़ना, मैं टॉयलेट तो लेके जाता ही था, मेरा बस चलता तो मैं शावर के नीचे भी पढ़ता क्योंकि पॉसिबल नहीं। ऐसा ही नशा मेरे को चौरंगी पढ़ के आया था शंकर का। उसका कारण था उसका अनुवादक जो था वो भी बहुत बड़ा राइटर था, राजकमल चौधरी बंगला का बहुत बड़ा राइटर था, जिसने शंकर के नावल का अनुवाद किया था। एक उसने बहुत बांधा, एक इसमें चुगताई की बायोग्राफिकल नावल है टेढ़ी लकीर। वो पहली बार मैंने सन 1970 में अजमेर के रेलवे बुक स्टॉल में से 3 रुपए में खरीदा था। अब 400 रुपये में है, वो मेरे पास है काफ़ी वो, अब 400 रुपये में है। एक वो याद आता है। एक पहला जो मैंने ज़िंदगी में पहला नावल पढ़ा था, एक वो इसलिए नहीं भूलता कि पहला था, वो था ये अनुपमा निराला जी का, वो नावल मेरी बहन प्रभाकर, उन दिनों एक कोर्स होता था हिंदी का, के कोर्स में लगा हुआ था, तो घर में पढ़ा होता था, मैंने ऐसे ही पढ़ना शुरू कर दिया था, मेरे से छूटे नहीं। फिर मैंने एक तो वो नहीं भूला कभी। ये बहुत हैं किशन चंद्र के, वो काफ़ी दीवानगी है मेरे को, उसकी दीवानगी है। एक चादर मैली सी है, रेयर बुक है, वर्ल्ड में चलती है। बेदी साहब ने लिखा बहुत कम है, लेकिन जितना लिखा है कमाल का लिखा है। ऐसे और भी धीरे धीरे याद आती है, खड़े पैर नहीं याद आती, खड़े पैर। सर एक आखिरी सवाल और है कि लाइफ का मोटिव क्या होना चाहिए? मतलब एक फिलोसॉफी जो आपके जीवन की फिलोसॉफी है। लाइफ का मोटिव है आदमी कुछ रचनात्मक करे जिससे उसको मेंटल सेटिस्फेक्शन भी हासिल हो। आप बाज़ार में जाके चिकन लंच करके आओ या बार में जाके 4 पैग विस्की हो, ये भौतिक पदार्थों का आनंद लेने वाली बात है। इनसे कोई तृप्ति वाली बातें नहीं है, इनसे तो तृष्णा और भड़काने वाली बात है। मैं कल नॉन वेज अच्छा लगा था तो आज मैंने खाना है, कल विस्की का मज़ा आ गया था तो आज मैंने पीनी है। मतलब मोटिव में, लेकिन वो जो कहने की बात है, आम जिंदगी में इन बातों की गुंजाइश ही नहीं होती। बहुत स्ट्रगल है, बहुत दुश्वारी हैं। औलाद की शादी करनी है, उसको आगे किसी काबिल बचाना है। पेंशन मिलती थी पहले, गवर्नमेंट ने बंद कर दी है, मालूम है ना। एक पर्टिकुलर डेट से अब पेंशन बंद कर दी है। अब मैं पहले तुम्हें ये बताता हूँ मिलती क्यों थी और फिर बताता हूँ बंद क्यों की। पेंशन अंग्रेज ने शुरू की थी, है ना। 60 साल का बंदा रिटायर होता था, 62-63 का मर जाता था। क्यों? क्योंकि निकम्मा ज़िंदगी में वो काम नहीं पड़े हैं, किसी तरह की कोई हॉबी नहीं, कुछ नहीं है, तो ज़्यादा नहीं जीता था, इसलिए लायबिलिटी घट गई। आजकल पेंशन वाले मरते ही नहीं, 90-90 साल पेंशन ले रहे हैं, तो फिर गवर्नमेंट की मजबूरी बन गया पेंशन से मुकरना, है ना। देखो ना, पेंशन शुरू की गई इस उम्मीद में कि 2-3 साल में मर जाएगा, वो बंदा 90 साल नहीं मरता, तो पेंशन तो बहुत बड़ी लायबिलिटी बन गई ना, बहुत बड़ी लायबिलिटी। तो आम जिंदगी में जो इतनी ज़्यादा दुश्वारी हैं कि कई बार मैं सोचता हूँ तो मेरे को हैरानी होती है कि फिर भी लोग कर ही रहे हैं ना, कर रहे हैं। बेटियाँ भी ब्याह रहे हैं, छोटा मोटा कोई इमारत घर की 2 कमरे 3 बना लें, जो कुछ कर लें, कोई थोड़ी सी फ्यूचर की वो अश्योरेंस के तौर पे कोई एफडी हो, कुछ करते ही हैं ना, हैं। तो फिर जब ये इस चक्की में जब बंदा पिसता है तो और कुछ करने के काबिल वो रह ही नहीं जाता, और कुछ करने के काबिल ये था ना कि भी मैंने आई हैव सोल्ड यू 8 hours of my time against the salary that I receive. Rest of the 16 hours belong to me and I will do anything that I please. ऐसा तो कहने की हिम्मत किसी की होती नहीं है,
वो तो बस एक बार उस चक्की में पीसने में वाला आइटम बन गई तो पिसता ही रहेगा, पिसता ही रहेगा। सरकारी मुलाजिम की ट्रेजेडी ये है कि वो काम ना करने में बहादुरी मानता है, काम करने में बहादुरी है। देखो ना, ना करने में तो कोई बहादुरी नहीं ना। और काम आप तब करेंगे जब देख रहा होगा कोई, ताकि उसके रिकॉर्ड में आ जाए कि आप काम कर रहे हो। अब कोई देख नहीं रहा तो भाड़ में जाए। यही एटीट्यूड है ना, क्योंकि सरकारी मुलाजिम की ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं आनी। अगर औलाद ना कोई करतब कर दिखाए, उसकी तो कोई तब्दीली आनी नहीं सारी ज़िंदगी में। अंग्रेज़ के टाइम का जो ये सिस्टम बना है, उसमें कुछ जॉब ऐसी हैं बस वो आप बिके हुए हो उसमें। पोस्टमैन ने सारी उम्र पोस्टमैन रहना है, उसकी कोई तरक्की नहीं है। चपड़ासी ने सारी उम्र चपड़ासी रहना है, उसकी कोई तरक्की। क्लर्क का असिस्टेंट बन जाता है, सेक्शन ऑफिसर बन जाता है, चपड़ासी तो चपड़ासी ही रहता है। ऐसी कई इस टाइप की कार्ड है जो अंग्रेज के टाइम में लॉर्ड मकाले ने जो सिस्टम बनाया था, उसके जहन में उनको बनाया ही इस ढंग से गया है कि आप अपनी नाक से आगे सोचने के काबिल ही नहीं हो। अब कोशिश मत करो, फेल हो जाओगे। और जो आगे सोचने की जिद करेगा वो सबसे पहले रिवोल्ट करेगा इस सिस्टम से ही। इस सिस्टम से फर्क है ना, देखो ना। अब ये आपकी मर्जी है, आप पिसते रहना पसंद करते हो या रिवोल्ट करके कुछ अचीव करना पसंद करते हो, ये आपकी मर्जी है। आप कोई देखो, जिस आदमी ने तरक्की करनी है, जिसकी किस्मत में लिखा है कुछ करना है, वो तड़पता रहता है, वो शांति से नहीं जीवन जीता। उसको हर वक्त यही लगी रहती है, यार वक्त बीता जा रहा है और मेरे से अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। तो वो तड़फन जो है वही उसकी तरक्की का बुनियाद बनती है। जो गवर्नमेंट की मुलाजमत में आ जाता है ना, मशीन है। सवेरे जाके हाजिरी लगानी है। आप सेंट्रल सेक्रेटरीट में जाओ, सर्दियों के मौसम में आप सेंट्रल सेक्रेटरीट में जाओ, सारे लॉन्स में सोए पड़े होंगे। उनका आधे घंटे का लंच है, वो 3 बजे तक वहीं होंगे। निकाल सकते नहीं हो, 2 डांट लगा लोगे, सुन लेंगे हमारा कौन सा टोपी उतर गई है। अब भाई तू क्या बात है, दिखाई नहीं दे रहा 3 बज गए, और सॉरी जी गलती हो गई, हो गया काम, हिसाब बराबर हो तो गया। तुमने डांट लिया, मैंने सारी बोल दिया, कल वही करना है मैंने, परसों वही करना है मैंने। तो बंदे की जो एक एम्बिशन वाली टाइप की लाइफ होती है ना, नहीं है। पर एम्बिशन वाली होनी चाहिए। वो फिर सरकारी मुलाजमत में तो उनकी भी नहीं है। आपने तो किया है, लेकिन आपने तो किया है। मेरे नहीं ना, मेरी तो मुलाजमत का किस्सा ही जुदा है। वो तो किस्सा ही जुदा है। मैं तो, मेरे से तो मेरा अचीवमेंट जो सवाल करता था तो नौकरी क्यों करता है, मैं क्या, मैं तो रिटायर होके बताऊंगा अभी जो मैं कहूँगा तुम मेरे खिलाफ इस्तेमाल करने लगे। देखो, पहले एक बात बताओ, आप काम करते हो और कर सकते हो, पहले इन दोनों बातों में डिस्टिंक्शन हो। एक तो ये है कि मैं कर सकता हूँ, जाओ मैं नहीं करता, क्या कर लोगे। एक ये है कि काम करता हूँ तो करके रहूँगा। ये दोनों एटीट्यूड में फ़र्क आप समझ रही हैं ना। तो ये जो है ना करके रहूँगा वाली एटीट्यूड है, वो 10,000 में एक में होती है, 10,000 में एक में। अंग्रेज के टाइम में ओबीडियंस की बड़ी कदर थी, मेहनती आदमी की बहुत कदर थी, वो छुपता भी नहीं था। उनके जो सीनियर्स थे, मैनेजमेंट था, वो निगाह रखता था इस बात पर कि ये आदमी में बहुत गुंजाइश है, बहुत स्कोप है। तो आजकल कौन परवाह करता है, आजकल कौन परवाह करता है। आप कभी कल्पना कर सकते हो, जब मैं नौकरी में भर्ती हुआ था, उस वक़्त के मैनेजर को ये तक पता होता था कि किसकी बीवी प्रेग्नेंट है, किसका लड़का फेल हो गया है, या जो भी किस किस्म की बातें, कौन पौवा पीता है, कौन क्या करता है, एक एक स्टाफ मेंबर की जानकारी उसको होती थी। आज वो जानकारी रखना ही नहीं चाहता, वो उसको पास नहीं पटकने देना चाहता। हमारे यहाँ एक बंगाली चीफ मैनेजर आया था, उसने आते ही घोषित कर दिया था, मेरे कोई पास ना भटके, अगर किसी को मेरे से काम है तो अपने सेक्शन हेड के साथ आए। अकेले दरवाजे को भी हाथ लगाया
तो एक्शन होगा। तो फिर सारे तो नहीं होते ना, सारे तो नहीं होते। वर्कोहलिक वर्ड जिनके लिए बने हैं वो अब बड़ी विलुप्त होती जा रही नस्ल बन गई है, विलुप्त होती। वो लोग भी काम नहीं करते आजकल जो कर सकते हैं। वो कुछ चैलेंज ही महसूस नहीं करते लाइफ में। 1.5 पेज लिखा, गड़ाइयाँ तोड़ने थक गए यार, कल देखेंगे, कुछ नहीं होता। सर लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद आपकी बातें सुन के लोग थोड़े मोटिवेट होंगे और उस पर काम वो तो मुझे खुशी है, मेरा जीवन सार्थक है अगर हो। मैंने तो सारी ज़िंदगी काम ही किया है, मैंने आराम तो करना सीखा ही नहीं है। मैं किसी आप को तो अभी भी लिखते हैं। मैं अपने दोस्त को फ़ोन करूँ, वो उसे पूछो फलाने साहब क्या कर रहे हो, बैठे थे जी, रिलैक्स कर रहे थे। मैंने तो रिलैक्स करना सीखा ही नहीं, मुझे ये टर्म से ही वाकफ़ नहीं हूँ। रिलैक्स कैसे करते हैं भाई बताओ। मैंने दफ्तर में किसी कुलीग से कहा, मैं कहा रिलैक्स कैसे करते हैं, कहते भाई यही है, कोई काम ना करो। मैं कहा ये कोई रिलैक्समेंट है, ये कोई ज़िंदगी है। नहीं लेकिन बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और मुझे उम्मीद है कि जितनी सारी बातचीत हुई वो पता बहुत अच्छा क्यों लगा है, आपने चाबी लगा दी ना मेरे को। अब तो मैं रात के 12 बजे तक चल सकता है ये सिलसिला। अगली बार के लिए सवाल छोड़ दिए हैं मैंने, ताकि एक बार फिर और इंटरव्यू कर सके। सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशन की आपको अगली बार SM पाठक सलामत दिखाई दे। ऐसे मत बोलिए। कंडीशन अप्लाई। आप जरूर मिलेंगे और खूब सारी बातें करेंगे। हो सकता है चौथा, पांचवा, पता नहीं कितने 10-12 इंटरव्यू और कर लेंगे। लेकिन बहुत काम भी ना गति नहीं है, जो नहीं करते वो बूढ़क है। वो कभी ना कभी जिंदगी में कोई स्टेज जरूर आती है कि वो पछताते हैं। एक और बात बताता हूँ, देखो स्टूडेंट नालायक निकलते हैं, 3rd डिवीज़न में पास होते हैं, मुश्किल से नौकरी मिलती है, जब कुल जहान के धक्के खा चुकते हैं तो उनको ये रियलाइजेशन आता है कि पढ़ना तो इस मुकाबले में बहुत आसान था। है जिस काम के लिए आप कॉलेज जाते हो, स्कूल जाते हो, वो तो आसान था। ये बाकी जो स्यापे जिंदगी के गले पड़ गए हैं, ये तो उससे 100 गुना मुश्किल। उस वक्त फिर वो पछताते हैं यार, उस वक्त ध्यान नहीं दिया कि थोड़ा ही फालतू पढ़ना था ना अच्छे नंबर लाने के लिए, नहीं तो आप 3rd डिवीजन में भी पास नहीं होते, फेल ही होते। फिर पछताने से काम तो नहीं चलता। सर इस उम्र में आपकी जो ऊर्जा है, जो आपकी क्रिएटिव ऊर्जा है, कुछ काम को करने की ऊर्जा है, और आप ये चाहते हो कि बाकी लोग भी टाइम वेस्ट ना करें, काम करते रहें, ये बहुत मोटिवेटिंग है। ये अपलिफ्ट करेगी लोगों को। नहीं, उसका रीजन है ना, अब जब सारी जिंदगी ऐसे ही चलाई है तो अब मैं ना करूं तो क्या करूं। देखो ना टीवी का भी आपने सुन लिया। हाँ। क्योंकि मेरे को सुनाई नहीं देता इसलिए नहीं मैं देखता। किताब कितनी पढ़ लूं इस उम्र में। फिर कुछ गायब ख्याली आए थे, 4 पेज पढ़ो तो 2 पेज वापस जाना पड़ता है। तो इससे फिर जहाँ टाइम लगता है, काम लगता है, वहाँ करो। आज की ही मिसाल देता हूँ, ऑफ द कैमरा। ऑफ नहीं है सर। अच्छा। तो मैंने कल रात, मेरे को नींद नहीं आई। हाँ। उसी तरह से भी नहीं आई, थोड़ी देर आती थी, फिर मैं तो सवेरे 5 बजे उठ गया, उसके बाद तो बिल्कुल ही नहीं आई। तो मैं सोचा चाय बनाता हूँ, फिर देखी जाएगी। तो चाय तो मैंने नहीं बनाई, मैं यहाँ आके बैठ गया। मैंने 11 बजे तक काम किया, 5 बजे उठ गए बिना नहाए धोए। तभी तो मैंने कहा कि जो हमारे दर्शक यहाँ पे जुड़े हुए हैं और जो आपको देखेंगे, इस पॉडकास्ट को देखेंगे, उन्हें बहुत ऊर्जा मिलेगी आपको देख के। मैं चाहता हूँ। हाँ। इसीलिए मैंने कहा ना कि कामयाबी पे शिखर पे लिफ्ट नहीं जाती, सीढ़ियाँ जाती। यार थैंक यू सर, लेकिन फिर से कोशिश करेंगे कि और जितनी बातें रह गई हैं वो करें। आप देख रहे थे अमर उजाला काल। धन्यवाद।